केदारनाथ में 50 दिन में खूब घूमा कारोबार का पहिया। 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इतने कम समय में दर्शनार्थियों ने बनाया नया रिकॉर्ड। कारोबार से जुड़े लोगों को आमदनी का भी मौका मिला। देवभूमि में डेंगू का कहर जारी। डेंगू दिखा रहा उत्तराखंड वासियों में अपना असर। प्रदेश के 3 मैदानी जिलों में डेंगू का प्रकोप। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले में डेंगू के मामले सामने आए। कर्नल कोतवाल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। कर्नल ने कहा, देवस्थानम बोर्ड पर सरकार सियासत कर रही है। तीर्थ पुरोहितों पर जबरदस्ती देवस्थानम बोर्ड को थोपा गया। सरकार बताए कि उसे देवस्थानम बोर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड ले चलते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। केदारनाथ में 50 दिन में खूब घूमा कारोबार का पहिया। 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए इस दौरान, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। इतने कम समय में दर्शनार्थियों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बाबा केदार के दर्शन के लिए युवा भी उत्सुक नजर आए। वहीं इस साल 70% संख्या देखने को मिली। तो बड़ी जानकारी है। केदारनाथ कोरोना काल के चलते कपाट लेट से खुले, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड बनाया। वहीं कारोबार को भी बल मिलता नजर आया। जिस तरीके से उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है। कोरोना काल चल रहा था, जिससे अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। युवाओं को रोजगार मिला। टैक्सी से लेकर चाय वाले के स्टॉल तक को आमदनी करने का मौका मिला। इस दौरान 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं बीते दिन, और इतने कम समय में दर्शनार्थियों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। कोरोना काल के चलते दरवाजे मंदिर के यात्रा मंदिर की लेट शुरुआत हुई। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, कोरोना काल के चलते मंदिर के कपाट की लेट से खुले, लेकिन इसके बावजूद देखा गया कारोबार को बेहद बल मिला है। आमदनी करने का अच्छा मौका भी मिला। और जिसमें केदार जो दर्शन हुआ है 6 नवंबर को, इतने कम समय में 2 लाख से अधिक लोगों का बाबा के दर पे आना, ये बताता है कि पूरे देश में और इसमें एक और उल्लेखनीय बात है कि इसमें 70% युवा थे जो बाबा केदार के दर पहुंचे। तो कितना आकर्षण है बाबा को लेकर के, कितनी श्रद्धा है उनके प्रति। आपको बता दें कि जो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड है, उसने जो जानकारी दी है कि चारों धामों में मिला के 4.5 लाख से 5 लाख के करीब श्रद्धालु आए, जिसमें 2 लाख अकेले बाबा केदारनाथ के दर पे आए। तो सोनिका, आप समझ सकती हैं कि इसका कितना महत्व है उत्तराखंड की आर्थिकी में, यहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार के नजरिए से, और खासकर उत्तराखंड को पूरे देश में एक धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाने के मामले में यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कोरोना काल के बाद 2 महीने के समय के लिए खुले इस मंदिर के दरवाजे पे दरबार में कितने लोगों ने कितने कम समय में अपनी आमद दर्ज कराई, अपनी श्रद्धा अर्पित भगवान। और बात अगर की जाए कोरोना काल में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई थी, धीरे उत्तराखंड में अच्छा खासा बल मिल गया अर्थव्यवस्था को। अब बिल्कुल, देखिए कोरोना के चलते जिस तरह से राज्य के विविध क्षेत्रों की कमर टूट गई थी, अब धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है तो अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आ रही है। उस लिहाज से देखें तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए 4 धाम यात्रा बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई है, और कम समय में अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने का इसका महत्वपूर्ण योगदान इस यात्रा का है। आप देख सकती है सोनिका की जो 4 धाम यात्रा मार्ग है, उससे लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तमाम दुकानें, तमाम बहुत सारी जो सुविधाएं हैं यात्रियों के लिहाज से, उन सबका रोजगार इसी यात्रा से जुड़ा हुआ, और यही दबाव भी था सरकार पे कि उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक भागना पड़ा, और अंततः सरकार को सफलता मिली और माननीय न्यायालय ने यात्रा की परमिशन दी, और जो उसमें लिमिटेशंस थी, जो टर्म एंड कंडीशंस बहुत टफ कर दी गई थी, कड़ी कर दी गई थी, उसको भी रिलैक्स कर दिया, और श्रद्धालुओं के लिए चारों धाम के कपाट पूरी तरह से खुल गए।
ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से धीरेन्द्र जानकारी दे रही थी कि केदारनाथ मंदिर में नया रिकॉर्ड बना है श्रद्धालुओं का, और वहीं जिस तरीके से कोरोना काल में उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, कारोबार को भी बल मिला है। आगे रुक करते हैं, बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। देवभूमि में कोरोना काल के बीच में ही डेंगू का कहर जारी है। डेंगू का प्रकोप उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। डेंगू उत्तराखंड वासियों में अपना असर भी दिखा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। प्रदेश के 3 मैदानी जिलों में डेंगू का प्रकोप देखने को मिला है। वही जानकारी ये भी है कि हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, ये वो 3 जिले हैं जहां डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप और मामले भी देखने को मिले हैं। प्रदेश में 700 से अधिक लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू से 2 लोगों की मौत भी हुई। प्रशासनिक अधिकारी सतर्क मोड में आ गए हैं। तो डेंगू का प्रकोप इस वक्त उत्तराखंड में देखा जा रहा है। धीरेन्द्र मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं तमाम अपडेट के साथ। धीरेन्द्र, कोरोना काल के बीच में हालांकि राहत तो मिली, कोरोना के मामले भी कम होने लगे, लेकिन डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं उत्तराखंड में। बिल्कुल सोनिका, देखिए डेंगू के मामले बढ़ जरूर रहे थे, लेकिन अब उस पर काफी नियंत्रण पा लिया गया है और अब उसके विदाई का समय है। आपको बता दें कि मानसून सीजन जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे डेंगू भी कम हो जाता है, क्योंकि डेंगू मच्छर का जो लार्वा है वो सबसे ज्यादा साफ स्वच्छ पानी यानी एयर कंडीशनर और कूलर के पानी में डेवलप होता है, गमलों में डेवलप होता है। तो उस लिहाज से अब क्योंकि ठंड का समय शुरू हो गया है तो अब कूलर और एसी नहीं चल रही है, तो अब उस पर काफी नियंत्रण लगा है। लेकिन एक चिंता की बात है, अभी कल ही ये पता चला कि उत्तराखंड में डेंगू के 3 स्ट्रेन सक्रिय थे, D1, D2 और D3। कुछ सैंपल्स चंडीगढ़ पीजीआई भेजे गए थे, जिनकी कल रिपोर्ट आई तो उसमें ये पाया गया कि उत्तराखंड में 3 तरह के डेंगू के स्ट्रेन सक्रिय है, जिसमें D2 काफी खतरनाक स्ट्रेन माना गया। जो देहरादून के जिला मलेरिया प्रभारी हैं सुभाष जोशी ने बताया कि इन तीनों स्ट्रेन में D2 काफी खतरनाक है, लेकिन उन्होंने एक संतोष भी जताया कि देहरादून में कम से कम काफी नियंत्रण में है। और 2017 से अगर बात करें तो 2021 तक अभी कोई मौत डेंगू से नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि उनका संक्रमण कोरोना की बनिस्बत जब कोरोना कम हो रहा है उनका संक्रमण बढ़ रहा था, जिसको लेकर के सरकार भी चिंतित थी। लेकिन सोनिका, आप बता दूं कि अब उसको नियंत्रित कर दिया गया है और लगातार फॉगिंग भी कराई जा रही है। इसके साथ ही जो सुभाष जोशी है उन्होंने ये भी बताया कि जो दीपावली में पटाखे छोड़े गए उसका एक उजला पक्ष यह है कि उसके धुएं से भी डेंगू के जो मच्छर है वो काफी मरते हैं। हालांकि AQI पर उसका असर पड़ता है एयर क्वालिटी इंडेक्स पे, लेकिन डेंगू के लिए एक ये उजला पक्ष है, पॉजिटिव आप कह सकती हैं कि उसके मच्छरों पे इसका बुरा असर पड़ता है और वो मरते हैं। तो डेंगू को खत्म करने का जो अभियान है सरकारी, उसमें दिवाली ने भी अपना योगदान दिया है। धीरेन्द्र, जिस तरीके से आपने जानकारी दी थी कि मामले नियंत्रण में होने लगे हैं, इसमें लोगों का सहयोग करना जरूरी हो जाता है, लोगों को जागरूक होना धीरेन्द्र जरूरी हो जाता है। तो क्या लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से किसी तरह का अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल सोनिका, मैं आपको बताता भी रहा हूँ कि उत्तराखंड सरकार डेंगू का जब सीजन आता है उसके पहले से ही जो जन जागरूकता अभियान है वो शुरू कर देती है। और न केवल उत्तराखंड में, देखता रहता हूँ देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह का अभियान इस सीजन में चलता है। आपने दिल्ली में भी देखा होगा किस तरह से दिल्ली सरकार कर रही है, तो उत्तराखंड सरकार भी उसी तरह से यहाँ जन जागरूकता अभियान विभिन्न माध्यम से, वो टीवी का माध्यम, समाचार पत्र का माध्यम या डोर टू डोर कॉलिंग के माध्यम से भी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। वो प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। जब तक डेंगू पूरी तरह से जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अनुसार खत्म न मान लिया जाए तब तक ये अभियान चलता ही रहेगा। तो इस तरह से कई माध्यमों से सरकार प्रसार करती है और ये प्रयास करती है कि इसका जो संक्रमण है वो फैलने न पाए, कहीं भी साफ स्वच्छ पानी ज्यादा दिन तक न रुके, उसे साफ करते रहे, जिससे उसमें डेंगू मच्छर के जो लार्वा है वो पैदा ना हो पाए। इसके साथ ही इसका जो टेस्ट होता है, एलाइजा टेस्ट बोलते हैं, उसको पर्याप्त उचित रूप में उपलब्ध कराया गया है कि जिसको भी अगर जरा भी शंका होती है कि मुझे डेंगू हो गया तो उसका तत्काल एलाइजा टेस्ट कराया जाए, उसकी रिपोर्ट जल्दी आए और उसका इलाज, क्योंकि कोरोना से भी खतरनाक इस बीमारी को मानते हैं सोनिका, क्योंकि इसमें जो दवाइयां बहुत लिमिटेड ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामोल लेते, कोई दर्द निवारक नहीं लेते, क्योंकि उसका बहुत नुकसान होता है, ऐसा जो स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि अब मानसून के मौसम के साथ ही डेंगू की विदाई भी सुनिश्चित हो गई।
धीरे प्रकोप कम होने लगा है कोरोना का भी और डेंगू का भी, हालांकि मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अस्पतालों के पास दोहरी चुनौती है। अस्पताल प्रबंधन कितना तैयार है इसके लिए, क्या व्यवस्था आपने देखी? बिल्कुल सोनिका, निश्चित रूप से चुनौती थी, लेकिन जिस तरह से कोरोना के काल में दूसरी लहर ने अस्पतालों को चैतन्य किया, उनको चुनौती दी और उन्होंने अपने आप को उससे लड़ने लायक बनाया, तो उन संसाधनों का जो संसाधन कोरोना के समय में जुटाए गए थे वो अब मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए काफी उस लड़ाई को आसान बना देते हैं। जैसे कोरोना के लिए कई वार्ड सुरक्षित किए गए थे अलग से कोविड वार्ड के तौर पे, उन वार्डों में कई वार्डों को डेंगू आरक्षित वार्ड बना दिया गया, जिससे डेंगू के पेशेंट को तत्काल वार्ड मिल जाता, उनको भर्ती होने में कोई दिक्कत नहीं आती, उनका जो टेस्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कोरोना के चलते अस्पतालों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका उसका काफी विकास हुआ है, जो अन्य बीमारियों के काम आ रहा है। तो एक तरह से कह सकती है कि कोरोना का भी ये उजला पक्ष है कि उसने लोगों की बहुत जान ली और पूरे देश दुनिया को एक तरह से ठप कर दिया, लेकिन उसके चलते हेल्थ सेक्टर में काफी कुछ इन्वेस्टमेंट सरकार ने भी किया, प्राइवेट सेक्टर में भी हुआ और उसका असर आम जनजीवन को उसका प्रॉफिट लाभ मिल रहा है। की वजह से जो अस्पतालें हैं काफी तैयार हैं किसी भी तरह की बीमारियों के लिए, उनके पास अब सुविधाओं की कमी नहीं रह गई है। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करेंगे, आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ा बयान दिया गया है कर्नल कोठियाल की तरफ से। देवस्थानम बोर्ड पर सरकार सियासत कर रही है, ये कहा गया है कर्नल कोठियाल की तरफ से। वही तीर्थ पुरोहितों पर जबरदस्ती देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा थोपा गया है, ये कर्नल कोठियाल की तरफ से बयान दिया गया है। सरकार बताए कि आखिर क्यों देवस्थानम बोर्ड बनाने की जरूरत पड़ी, ये कर्नल कोठियाल की तरफ से बीजेपी सरकार से सवाल किया गया है। तो सीएम उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी की और उनकी तरफ से लगातार देवस्थानम बोर्ड को लेकर के भंग करवाने को लेकर के मांग की जा रही है, तो लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। संचित शर्मा संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, कर्नल कोठियाल की तरफ से लगातार देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को उठाया जा रहा है, यानी माना जाए कि इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा काफी अहम हो गया है। देखिए सोनिका, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे तब से आम आदमी पार्टी लगातार देवस्थानम बोर्ड को लेकर के मुद्दा बनाए हुए उत्तराखंड के अंदर। देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की बात करें तो आप देखिए उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई और कमेटी के अध्यक्ष ने पहली रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी और जो खामियां इस बोर्ड में बताई जा रही है उसको लेकर के लगातार जो सरकार है वो उसमें तैयारी में लगी है कि किस तरीके से उन खामियों को दूर किया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड के अंदर मुद्दों पे राजनीति करने का काम कर रही है। और देखिए लगातार जो स्वास्थ्य सेक्टर की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य महकमे की बात करें, उसको पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने देखिए जो शिक्षा रोजगार को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन उसके ऊपर लगातार जो पुष्कर सिंह धामी सरकार है उसने कड़ा प्रहार करते हुए उन सब मुद्दों को निर्धार कर दिया उत्तराखंड के अंदर। तो कहीं ना कहीं अब मुद्दा ढूंढने की तलाश में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में जाती है। तो देवस्थानम बोर्ड एक बड़ा मुद्दा इस वक्त उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार बनाने में लगी है। आप देखिए कि जिस तरीके से वैष्णो देवी बोर्ड के जो श्राइन बोर्ड है, एक बोर्ड वहां पर ही बनाया गया, तो उसी के तर्ज में उत्तराखंड में शिरडी साई बाबा का बोर्ड है, उसी के तर्ज पे अगर उत्तराखंड के अंदर देवस्थानम बोर्ड की बात करें तो हालांकि खामियां उसके अंदर कुछ है जिसको लेकर के तीर्थ पुरोहितों का विरोध लगातार जारी था, लेकिन अभी सरकार ने बैठ करके तीर्थ पुरोहितों से बात की है और अभी तीर्थ पुरोहितों को आश्वस्त किया है कि उत्तराखंड में जो भी खामियां इस बोर्ड के अंदर रह गई है उसको ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित होना चाहती है, जिसके लिए वो जमीन तलाश रही है। उत्तराखंड के अंदर एक राजनीतिक जमीन तलाशने का काम वो उत्तराखंड के अंदर कर रही है और तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं उनको छोड़ वो धर्म का एक मुद्दा लेकर के उत्तराखंड के अंदर राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो हिंदुओं के ऊपर राजनीति करती है और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मुसलमान और अल्पसंख्यकों के ऊपर राजनीति करती है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको हिंदुत्व के साथ जोड़ने का काम जो इस वक्त आम आदमी पार्टी कर रही है और उसी के ऊपर प्रहार करने का काम इस वक्त कर्नल अजय कोठियाल लगातार उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं। सोनिका, यानी बीजेपी की रणनीति को अपनाने की कोशिश की जा रही है। संचित, बिल्कुल देखिए बीजेपी की जो रणनीति है उसको अपनाने का काम उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी कर रही है। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के ऊपर उन्होंने उत्तराखंड के अंदर राजनीति करना शुरू किया था, कहीं ना कहीं उन मुद्दों को कमजोर करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आए। क्योंकि देखिए जो स्वास्थ्य का मुद्दा था उसको लेकर के भी जो
आप देखिए जो पुष्कर सिंह धामी और केंद्र की जो योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना, उसका लाभ लगातार उत्तराखंड के अंदर जनता को मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करें शिक्षा को लेकर के, उसके बाद अगर बात करें हम आपका रोजगार को लेकर के, तो जो आवेदन शुल्क होता है, जो भर्ती आती है, उन सारी भर्तियों को खोल दिया गया है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग के ऊपर राजनीति करने का काम उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा था, उसको कमजोर करने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो कर्नल अजय कोठियाल की अगर बात करें, उन्हें उत्तराखंड के अंदर राजनीति करनी है और मुद्दों की जरूरत है, क्योंकि उनका धरातल पे अगर बात करें तो धरातल पे उनका कोई वर्चस्व उत्तराखंड के अंदर नजर नहीं आता सोनी का। लेकिन मुद्दों के ऊपर राजनीति करना विपक्षी दल का शुरुआत हमेशा से ही काम रहा है, चाहे कोई भी पार्टी उसमें रहे, चाहे भाजपा रहे चाहे कांग्रेस है, मुद्दों के ऊपर राजनीति करता है। कर्नल अजय कोठियाल भी इस वक्त विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी बात करें तो मुद्दा ढूंढ रहे हैं। और इस वक्त अगर प्रधानमंत्री उत्तराखंड के अंदर आए थे तो एक बड़ा मुद्दा माना जाता है देवस्थानम बोर्ड और चारधाम यात्रा को लेकर के। तो लगातार उस मुद्दे को लेकर के सियासत उत्तराखंड के अंदर गरमाने का काम इस वक्त कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं। संचित, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा एक अहम मुद्दा उत्तराखंड में सख्त बना हुआ है, हर पार्टी हावी हो रही है इस मुद्दे पर। क्या प्रतिक्रिया है देवस्थानम बोर्ड की तरफ से आता है इस पर? देखिए सोनिका, देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो तीर्थ पुरोहितों की अगर बात करें तो लगातार वो इस चीज को लेकर के विरोध में थे कि देवस्थानम को बोर्ड को भंग किया जाए। और कहीं ना कहीं देखिए जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे थे, उन्होंने इसको बयान भी दिया था कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं स्वार्थी लोग हैं जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के उत्तराखंड के अंदर राजनीति गरमाई और लगातार जो पंडित पुरोहित थी उसको विरोध करते रहे। जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया और तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री में थे, तो उनसे भी उम्मीद जताई गई कि वो इस बोर्ड को लेकर के कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और लगातार इस चीज की मांग उठती रही उत्तराखंड के अंदर कि इस बोर्ड को बंद किया जाए। लेकिन बात अगर पुष्कर सिंह धामी की करें तो आप देखिए पुष्कर सिंह धामी ने इस चीज पर बैठ करके बात करी तीर्थ पुरोहितों से। उन्होंने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का एक अध्यक्ष बनाया, उस अध्यक्ष ने पहली रिपोर्ट अपनी सौंप दी। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर किसी भी वर्ग को छोड़ करके अगर राजनीति उत्तराखंड के अंदर की जाए तो सत्ता में काबिज होना काफी मुश्किल हो जाता है, चाहे वो सैन्य वर्ग हो चाहे वो महिला वर्ग हो। हालांकि देखना होगा 2022 में क्या कुछ परिणाम रहते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा उत्तराखंड की राजनीति का तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। तो बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज हो गई है और बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज अहम बैठक होने जा रही है। अहम बैठक हो रही है आज। बैठक में शामिल रहे सीएम धामी समेत 13 सदस्य। तो बड़ी जानकारी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम वर्चुअल माध्यम से जुड़ने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें उत्तराखंड में चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक आज हो रही है और उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 13 सदस्य बैठक में शामिल रहे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। धनराज गर्ग संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज अहम बैठक कितना अहम हो जाता है उत्तराखंड की राजनीति के लिए? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है। यह लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज की बात करें तो आज एक समीक्षा बैठक कहा जाएगा कि जिस तरीके से बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री हम भी मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय नेता भी उसमें वर्चुअल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और साथ ही जो 13 सदस्यों की टीम है वो सब उसमें मौजूद रहेंगे। लगता है चुनाव है वो एक दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो भी लगातार उस पर नजर बना रहे हैं कि किस तरीके से आखिर चुनाव लड़ा जाए। अब जब बैठक होगी तो उसे पता लगेगा कि किस तरीके से रणनीति बनती है और क्या कुछ चुनाव में रहने वाला है। सब तो उसके बाद ही पता लगेगा जब बैठक हो पाएगी। और लेकिन ये सच है कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक है तो उसको लेकर सभी तैयारियां बीजेपी की तरफ से पूरी कर ली गई है। जी धनराज, जिस तरीके से उत्तराखंड में देवस्थान का मुद्दा एक अहम मुद्दा बना हुआ है, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष को घेर रही है, क्या इन मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहेंगे और क्या मंत्र दिया जाएगा उनकी तरफ से? बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा इस में उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है और तमाम विपक्ष हो या आम आदमी पार्टी हो लगातार बीजेपी को उस मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित भी लगातार नाराज चल रहे हैं। और सोनिका, आपने देखा होगा कि बीजेपी के बड़े नेता यानी कि अमित शाह और जेपी नड्डा हो चाहे फिर प्रधानमंत्री खुद क्यों ना हो वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से बात करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा
बिल्कुल जीरो निकला कि अभी तक उनकी जो मांग है देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग लगातार तीर्थ पुरोहितों की निकल रही है, तो वो उसी मांग पर अड़े हुए हैं कि इसको भंग किया जाए। लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या तीरथ सिंह रावत हो या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, लगातार कह रहे हैं कि जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया वो कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों के हक में बनाया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी तीर्थ पुरोहितों को मना पाएगी या नहीं मना पाएगी, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सच है कि यदि तीर्थ पुरोहित नाराज रहते हैं तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सोनिका, ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल से मिलने पहुंचे सीएम धामी। विजय कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात हुई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मिलने पहुंचे। विजय कॉलोनी स्थित आवास पर इन दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई है। विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल से मिलने पहुंचे सीएम धामी और इस दौरान विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई है। उत्तराखंड में जिस तरीके से विकास किया जा रहा है, आने वाले दिनों में क्या जाना है, उसे लेकर के बातचीत की गई है। विजय कॉलोनी स्थित आवास पर दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई है। बेहद अहम ये मुलाकात रही। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में है, किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि समय उनके पास बेहद कम है। ऐसे में तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की जा रही है। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों से मुलाकात की जा रही है और अब जानकारी है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल से मिलने पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। अपने ट्विटर के जरिए उन्होंने ये जानकारी साझा की है। विजय कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात हुई है। दोनों ही नेताओं की बेहद अहम ये मुलाकात मानी गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्र दिया गया है पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल की तरफ से सीएम धामी को विकास के मुद्दों को लेकर के। हालांकि सीएम धामी लगातार एक्टिव मोड में है और हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, हर वर्ग तक पहुंचा जा रहा है। सीधा संवाद जनता के साथ उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। सत्ता की कमान संभालते ही उत्तराखंड में एक्टिव मोड में आ गए। युवाओं के लिए खासकर फैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी रमेश पोखरियाल से भी मिलने पहुंचे हैं। मुलाकात हुई है दोनों ही नेताओं की। विजय कॉलोनी स्थित आवास पर यह मुलाकात हुई है। विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। सीएम धामी की तरफ से ट्विटर के जरिए ये जानकारी साझा की गई है। सीएम धामी जो लगातार एक्टिव मोड में है, तमाम कार्यकर्ताओं को भी लगातार एक्टिव मोड में रखा गया है। बूथ लेवल तक कार्य किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की तरफ से भी बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। मंत्र लगातार कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है 2022 में सत्ता में एक बार फिर से काबिज होने का। हालांकि देखना होगा 2022 में किसकी जीत होगी, लेकिन उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में है। नेताओं के साथ मुलाकात की जा रही है और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल से मिलने पहुंचे हैं। विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है। पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक, ये बड़ी जानकारी, अहम बैठक होने वाली है। पंजाब भवन में ये बैठक होगी। दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में ये बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी है। साथ ही साथ आपको बता दें, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने पर फैसला लिया जा सकेगा, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। दरअसल ये मीटिंग बीते दिन शाम 4 बजे होनी थी, लेकिन समय में बदलाव किया गया। आज दोपहर 12 बजे पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग होनी है और इस बैठक में कहा जा रहा है पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। पंजाब से हमारे रीजनल हेड और हमारे सीनियर साथी नवदीप छावड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सीधा रुख करेंगे। नवदीप, जिस तरीके से आज पंजाब कैबिनेट की मीटिंग होनी है और जानकारी मिल रही है डीजल और पेट्रोल को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। देखिए उनका बिल्कुल पंजाब कैबिनेट की बड़ी बैठक है। दोपहर 12 बजे पंजाब भवन में ये बैठक शुरू होगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पेट्रोल डीजल पर कल भी अकाली दल ने प्रदर्शन किया था। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कटाई और अब पंजाब सरकार समेत तमाम राज्य सरकारों के ऊपर यही दबाव है कि कितनी जल्दी वैट कम करके लोगों को राहत दी जाए। तो कल भी पंजाब सरकार के कई मंत्रियों ने ये खुलासा किया था कि
इस पर सरकार मंथन कर रही है और आज पंजाब के लोगों को बड़ा तोहफा, बड़ी लीप जो है वो पंजाब सरकार जरूर देगी। दूसरा, क्योंकि कल पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र जो बुलाया गया है उसको लेकर भी चर्चा होनी है, क्योंकि दो बड़े प्रस्ताव कल आएंगे। 3 खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द किया जाएगा, इसके अलावा बीएसएफ का मामला है, उस पर भी कल प्रस्ताव लाकर पंजाब सरकार केंद्र सरकार के फैसले को निरस्त करेगी, तो उस पर भी आज मंथन किया जाएगा। दोनों प्रस्ताव कैबिनेट के अंदर पारित किए जाएंगे। कौन सा मसौदा होगा, कैसा वो ड्राफ्ट होगा, उस पर भी आज जो है वो चर्चा जो है पहले कैबिनेट के अंदर की जाएगी, ताकि कैबिनेट के अंदर सहमति बन सके, कैबिनेट के अंदर, सरकार के अंदर कोई मतभेद ना हो बिल को लेकर, उस विधेयक को लेकर। तो बहुत इम्पोर्टेंट बैठक है। और जो सूचना विभाग है उसने ये भी साफ कर दिया कि 12 बजे के बाद जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। तमाम फैसलों की जानकारी वो मीडिया के सामने रखेंगे। तो इससे साफ है कि आज भी पंजाब सरकार जो है वो ऐतिहासिक फैसला लेगी। पंजाब के लोगों को बड़ी राहत जो है पेट्रोल डीजल के दामों पर वो आज पंजाब सरकार देने जा रही है। यानी नवदीप, कम समय को देखते हुए विधानसभा चुनाव 2022 में होना है, सीएम चन्नी लगातार एक्टिव मोड में है। हाँ देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव है, ऐसे में तमाम पार्टियां प्रयास करती हैं। तो सरकार है पंजाब में कांग्रेस की, और कांग्रेस सरकार चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिलीवर किया जाए। महंगाई और बेरोजगारी, बैठक होनी है, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।